हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जो NS कैश है उसकी हेल्प के साथ जो टेम्परेरी डेटा या फिर इमेजेस हैं उनको स्टोर करवाना है और बाद में उसी डेटा को रिट्रीव करवा के देखना है कि किस तरीके से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे हम स्विफ्ट लैंग्वेज की जो हेल्प है वो लेंगे। तो चलिए मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं आपको उसकी वर्किंग दिखा देता हूँ ताकि आपको आज की एग्जांपल के बारे में क्लियरली जो नॉलेज है वो मिल पाए कि किस तरीके से हमारी ऐप जो है वो वर्क करेगी। तो चलिए यहाँ पे आप सिमुलेटर के अंदर देख रहे हैं। सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर ऊपर यूआरएल है जिसमें हम किसी भी इमेज का यूआरएल वो इंटरनेट पे कहीं पे भी पड़ी हो उसका जो लिंक होगा, हाइपर लिंक होगा, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और बाद में डाउनलोड इमेज वाले बटन पे क्लिक करके उसे हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे अपने इमेज व्यू के अंदर और उसे स्टोर करवाएंगे NS कैश के अंदर। फिर हम इस इमेज को क्लियर करेंगे ताकि हम सेकंड टाइम जो इमेज रिट्रीव करें वो बेसिकली NS कैश से ही रिट्रीव करें। चलिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ डॉग्स की जो इमेजेस हैं उनके जो लिंक्स हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर मैं किसी लिंक को आपको कॉपी करके यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया किसी वेब ब्राउज़र के अंदर, एंटर प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं कोई ना कोई इमेज जो है वो यहाँ पे निकल के आती है। तो इसी लिंक को अब मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ HTTPS और इस तरीके से आपने कोई भी लिंक आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मैंने अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली इस तरीके का जो लिंक है वो लिया है इमेज का। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो पूरे का पूरा लिंक है वो टाइप कर दिया और जैसे ही मैं इसे डाउनलोड इमेज वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि जो इमेज है वो यहाँ पे स्टेटस के अंदर लिखा आ चुका है इमेज डाउनलोडेड और जो यहाँ पे इमेज है डॉग की वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है हमारी इमेज व्यू के अंदर। अब मैं इस इमेज को टेम्परेरी स्टोर करना चाहता हूँ जो मेरे मोबाइल की मेमोरी है उसके अंदर, ताकि बाद में रनिंग टाइम पे इसी डेटा को हम जो है वो यूज़ कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे आप बटन देख सकते हैं नीचे लगा हुआ है स्टोर इमेज इन NS कैश। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं स्टेटस मेरा जो है वो चेंज हो चुका है। अब लिखा आ चुका है कि इमेज हैज़ बीन स्टोर्ड इन NS कैश और ये अब कैश मेमोरी कह सकते हो कि कैश के अंदर डायरेक्टली जो है वो स्टोर हो चुकी है। और अब मैं क्लियर करता हूँ अपनी जो इमेज थी यहाँ पे, वो देखिए मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब मैं इस टाइम पे फैच करूँगा डेटा NS कैश से और जैसे ही मैं थर्ड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ फैच इमेज फ्रॉम NS कैश और आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली जो इमेज है वो अब मेरी डाउनलोड नहीं हुई, मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ी डाउनलोड करने की इंटरनेट से। इससे परफॉर्मेंस क्योंकि एनहांस होगी। अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हमने मल्टीपल इमेजेस को डाउनलोड करवाना है इंटरनेट से और उसे कैश करना है और उसे डिस्प्ले करवाना है UI कलेक्शन व्यू के अंदर या फिर टेबल व्यू के अंदर। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक एग्जांपल बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से बेसिक जो कोड है वो वर्क करता है। अब मैं जैसे ही क्लियर करूँगा NS कैश डेटा को मैनुअली, वैसे तो जो iOS है वो ऑटोमेटिकली जब मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है तो ये NS कैश में जो डेटा है उसको
क्लियर करता जाता है ऑटोमेटिकली, मगर हम मैनुअली भी इसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए क्लियर करते हैं। NS कैश डेटा मैं क्लिक कर दिया इसके ऊपर, तो NS कैश डेटा जो है वो क्लियर हो चुका है। अब फिर से मैं इमेज को यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अब मैं डेटा को NS कैश से फैच करने की कोशिश करता हूँ, मगर आप देख सकते हैं मैंने डेटा पहले ही क्लियर कर दिया है। अब मैं जैसे ही फैच इमेज फ्रॉम NS कैश पे क्लिक करूँगा तो अब आप देख पाएंगे कि कोई भी इमेज जो है वो अब स्टेटस पे लिखा हुआ है कि अवेलेबल नहीं है NS कैश के अंदर। तो जैसे मैं डाउनलोड करता हूँ फिर से इमेज और इसे स्टोर करता हूँ NS कैश के अंदर, फिर से क्लियर करता हूँ डेटा को और यहाँ पे फिर से फैच करता हूँ डेटा फ्रॉम NS कैश, तो अब आप देखेंगे कि एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्टली जो है वो वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी आज की एग्जाम्पल। इसमें हमने बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है NS कैश, जो कि मोस्टली एप्लीकेशन जो हैं वो इसको यूज़ करती हैं ताकि वेब API से डेटा को टेम्परेरी जो है वो फ़ोन के अंदर ही, मेमोरी के अंदर ही स्टोर करके यूज़ किया जाए, ताकि एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ पाए और बार बार हमें रिपीटेड डेटा को जो है वो डाउनलोड करने की ज़रूरत जो है वो ना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थी प्रैक्टिकली हमारी एग्जांपल कैसे वर्क करती है। अब मैं थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स आपको बताना चाहता हूँ जो इस एप्लीकेशन के रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं हर एक अपनी वीडियोस के अंदर थ्योरी के रिलेटेड आपको ज़रूर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कई मेरे चैनल के ऊपर मेंबर्स हैं जो खुद से भी जो है गूगल पे सर्च करके और भी इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड जो नॉलेज है वो गेन करते रहते हैं। तो सबसे पहली टर्म जो है वो है NS कैश। तो ये एक म्यूटेबल कलेक्शन है, कहने का मतलब हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, डेटा ऐड कर सकते हैं, डेटा रिमूव कर सकते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं टेम्परेरी स्टोर करने के लिए। ट्रांजिएंट डेटा, ट्रांजिएंट होता है जिसको थोड़े समय के लिए हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ कैसे करते हैं, की वैल्यू की फॉर्म के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे आपकी डिक्शनरी वर्क करती है, उसमें हम की के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं, उसी वे के साथ NS कैश के अंदर भी हम किसी की के रिलेटेड जो डेटा है वो स्टोर करवाते हैं। और इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लो हों, कम हों। तो अब आप देख सकते हैं जो NS कैश है वो एक स्पेशलाइज्ड क्लास है जो बिहेव करती है सिमिलरली म्यूटेबल जो डिक्शनरी है उसकी तरह, मगर यहाँ पे एक डिफरेंस है कि iOS जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को कैश में से जब भी डिवाइस पे जो मेमोरी है वो लो कंडीशन में हो, मगर डिक्शनरी में ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो रिमूव नहीं होता। कैश का यही बेनिफिट है कि इसमें जो iOS है वो अपने अकॉर्डिंगली जो सिस्टम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो डेटा कैश में से क्लियर कर सकता है। और चलिए आगे बात करते हैं कि हमें डेटा जो है वो किसी URL से डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है इस ऐप के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है URL सेशन को यूज़ करेंगे, जिसमें एक डेटा टास्क क्रिएट करनी हम जो है वो सीखेंगे। अब बात करते हैं कंप्लीशन हैंडलर का। तो ये एक फंक्शन ही है जो कि अपने कॉलिंग फंक्शन को फीडबैक देता है जब भी ये अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर लेता है। जब भी हमें एक ऐसी टास्क की ज़रूरत हो जो बैकग्राउंड में वर्क करता रहे, तो हम उस टास्क को कंप्लीशन हैंडलर को असाइन कर सकते हैं। और जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगी तो ये मेन जो हमारी ऐप है उसको इन्फॉर्म करेगा कंप्लीशन हैंडलर कि मुझे जो टास्क दी गई थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो फ्रेंड्स ये तो थी थ्योरी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस ऐप के रिगार्डिंग। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये एग्जांपल किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम बिल्कुल बिगिनिंग से एक्सकोड के अंदर शुरुआत करेंगे। यहाँ पे नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब आपने सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं
वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने अकॉर्डिंगली 194 स्टोर डेटा इन NS कैश बेसिक। तो बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NS कैश स्टोर डेटा बेसिक। इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ ताकि इस फोल्डर के अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो मैं सेव करवा पाऊँ। तो मैं प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊँ तो जो स्विफ्ट का वर्ज़न है वो है यहाँ पे 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्ज़न है तब भी आप इस एग्ज़ाम्पल को इसी वे के साथ जो है वो ईज़िली डेवलप कर पाएंगे। और जो आपके मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इनकेस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें डायरेक्टली यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जो अपनी आज की एग्जांपल है उसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। और अगर मैं आपको मेन ऐप के अंदर दिखाऊं, यहाँ पे मैं आपको ऐप एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूँ कि हमें एक ब्लैंक इमेज जो है वो चाहिए, ताकि हम उसे इमेज व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंने जो इमेज थी वो पहले से ही इंटरनेट से डाउनलोड करके रखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्टी इमेज नाम की एक इमेज मेरे पास इस तरीके से पड़ी हुई है। इसको मैं इस असेस्ड फोल्डर के अंदर सबसे पहले लेके आऊँगा, और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ माउस की हेल्प के साथ। आप देख सकते हैं मेरी जो ब्लैंक इमेज है, यहाँ इसको एम्प्टी इमेज कह सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में से एक लेबल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर इसका जो नेम है वो मैं रख देता हूँ URL। आप चाहें तो इसका फॉन्ट 20 कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक टेक्स्ट फील्ड को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ताकि यूज़र जो है वो इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो URL है वो टाइप कर पाए। अब एक बटन को यहाँ पे सर्च करते हैं लाइब्रेरी के अंदर, और इस बटन को भी मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और इसकी जो विड्थ और हाइट है वो मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ, ताकि देखने में जो बटन जो है वो अच्छा लगे। इसका बैकग्राउंड मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ, और आप चाहें तो इसका फॉन्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं, और स्टाइल इसका जो है वो बोल्ड भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। और मैं इसके अंदर जो नेम है वो रख देता हूँ डाउनलोड इमेज इस तरीके से। चलिए, आप चाहें तो टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में लेके आता हूँ, हॉरिजेंटली सेंटर में कर देते हैं इसको। अब एक लाइब्रेरी के थ्रू जो इमेज व्यू है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ताकि डाउनलोडेड जो इमेज है उसको हम डिस्प्ले करवा पाएँ। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ पे। इसकी विड्थ एंड हाइट मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 380, 350 कर देते हैं, और यहाँ पे 250। चलिए, इसको भी मैं अलाइन जो है वो यहाँ पे हॉरिजेंटली सेंटर में कर देता हूँ। अब मैं लाइब्रेरी के थ्रू एक बटन ऐड करूँगा यहाँ पे, और इसकी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, और इसकी जो हाइट है वो भी थोड़ी सी कर देते हैं इंक्रीज़। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टोर
इमेज इन NS कैश, इस तरीके से। और बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे कोई भी अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ और टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देता हूँ यहाँ पे। अब आपने इसे, आप चाहें तो टेक्स्ट को जो है वो यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं आप। मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब हमने इसी बटन को कॉपी करना है कमांड C के थ्रू, और यहाँ पे कमांड V बटन प्रेस करके इसको 3 और जो बटन्स हैं वो यहाँ पे हमने क्रिएट करने हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर। चलिए इस तरीके से टोटल मेरे बटन हो चुके हैं। एक तो ऊपर डाउनलोड इमेज वाला है और 4 नीचे हैं, और सेकंड जो यहाँ पे है नीचे, यहाँ पे मैं इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लियर द डाउनलोडेड इमेज। अब मैं थर्ड में लिखता हूँ फैच इमेज फ्रॉम NS कैश। चलिए इस तरीके से। चौथे में मैं लिखता हूँ क्लियर द NS कैश डेटा, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अब मैं इस इमेज व्यू के अंदर जो डिफ़ॉल्ट इमेज थी हमारी एम्प्टी इमेज, उसको सेट कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पे जो है वो परफेक्टली जो है वो नज़र आए। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं हर एक यहाँ पे जो भी UI एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करूँगा, और डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे जो मिसिंग कंस्ट्रेंट्स हैं उनको ऐड करूँगा, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो कोडिंग की तरफ रहेगा। इसलिए मैंने इंडिविजुअली जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो UI एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं किए। अब हमने इन UI एलिमेंट्स को कोडिंग के अंदर असेस करना है। तो कोडिंग के अंदर असेस करने के लिए हमें इनके IB आउटलेट्स जो हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे। तो IB आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ असिस्टेंट एडिटर। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे IB आउटलेट कैसे क्रिएट करते हैं वो देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर। तो यहाँ पे मैं अब सबसे पहले इस टेक्स्ट फील्ड का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करूँगा। तो टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे URL टेक्स्ट फील्ड। इस तरीके से एक IB आउटलेट का नाम आपने यहाँ पे रखना है। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नेम जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इस इमेज व्यू का भी IB आउटलेट जो है वो इसी तरीके से क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई इमेज व्यू, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हम हर एक बटन के लिए एक IB एक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इस डाउनलोड इमेज के लिए बटन के लिए कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हमने यहाँ पे एक्शन जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डाउनलोड इमेज बटन, इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इस सेकंड वाले बटन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की पे प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे स्टोर NS कैश बटन। नेम आप IB एक्शन का कोई भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लियर इमेज बटन। चलिए थर्ड को भी इसी तरीके से सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, फैच NS कैश बटन। फोर्थ भी इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे क्लियर NS कैश बटन, इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने जो IB आउटलेट्स एंड IB एक्शंस जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। अब हम कोडिंग की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे एक और लेबल हमने क्रिएट करना था वो नहीं किया, तो वो भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम जो स्टेटस है जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे उसका जो स्टेटस है वो उसको डिस्प्ले करवा पाएँ। तो मैं यहाँ पे एक लेबल ऐड करता हूँ। सबसे लास्ट में एक लेबल ऐड करते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटस नॉट अवेलेबल। चलिए इसको बोल्ड कर देते हैं।
और यहाँ पे इसका भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड कर देते हैं, मिसिंग कंस्ट्रेंट। अब हमने असिस्टेंट एडिटर के अंदर जाने के बाद इस लेबल का भी जो आईबी आउटलेट है वो भी क्रिएट कर लेना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखूँगा स्टेटस लेबल, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब मैंने सारा जो आईबी आउटलेट एंड आईबी एक्शन वाला जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम कोडिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं, और इसे एक बार मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो चलिए अब हम कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। कोडिंग यहाँ पे करने के लिए साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एनएस कैश का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि टेम्परेरी डेटा हमने एनएस कैश के अंदर ही जो है वो स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज कैश, और एनएस कैश टाइप की होगी ये ऑब्जेक्ट, और अंदर एनी ऑब्जेक्ट, पहला इसका पैरामीटर एनी ऑब्जेक्ट, यहाँ जिसको की कह सकते हैं वो यहाँ पे इस तरीके से, और जो उसकी वैल्यू है वो भी किसी टाइप की भी जो वो हो सकती है जो हमने एनएस कैश के अंदर स्टोर करवाना है। बेसिकली पहले की के अंदर हम बेसिकली जो यूआरएल का जो स्ट्रिंग है वो स्टोर करेंगे, और सेकंड में हम जो है वैल्यू जो है वो कोई ना कोई इमेज होगी वो स्टोर करवाएंगे। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर कर देना है। अब हमने सबसे पहला बटन जो है वो है यहाँ पे डाउनलोड इमेज वाला बटन। तो इसको हमने फुलफ़िल करना है। उसके लिए पहले हमें इमेज व्यू को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ताकि उसमें एक यूज़र डिफाइंड जो फंक्शन है वो हम क्रिएट कर पाएँ। जो इमेज हमने डाउनलोड करनी है यूआरएल के लिंक में से, उसी का जो कोड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक्सटेंशन यूआई इमेज व्यू, और इसके अंदर हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। नेम आप फंक्शन का कोई भी रख सकते हैं। पैरामीटर हमने यहाँ पे 2 पास करने हैं इस फंक्शन को। सबसे पहले यूआरएल पास करना है, और फिर हमने जो स्टेटस वाला यूआई लेबल है वो भी हमने पास करना है। अब हमने यहाँ पे एक डेटा टास्क क्रिएट करेंगे यूआरएल सेशन के थ्रू, और इसको पास करेंगे विद में यूआरएल, और कंप्लीशन हैंडलर में 3 तरीके का डेटा जो है वो हम प्रोसेस करेंगे। डेटा रिस्पॉन्स एरर, और जहाँ पे कंप्लीशन हैंडलर कंप्लीट हो रहा है उसके बाद में हम डेटा टास्क को करेंगे यहाँ पे रिज्यूम। चलिए अब हमने इसके अंदर सबसे पहले डेटा जो हमें यूआरएल से डाउनलोड करना है उसको हम यहाँ पे गार्ड स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो वैलिडेट करेंगे। और यहाँ पे स्टेटस कोड सबसे पहले चेक करवाएंगे, 200 होना चाहिए। दूसरी वैलिडेशन एम ई टाइप हमने यहाँ पे चेक करनी है रिस्पॉन्स के थ्रू, और उसमें जो प्रीफिक्स वैल्यू है वो हमने चेक करनी है, वो होनी चाहिए इमेज। थर्ड वैलिडेशन हमने लगानी है डेटा के ऊपर, और फोर्थ हमने करनी है एरर जो है वो नील हो। अब हमने इमेज के अंदर जो अपना डेटा रिसीव हुआ है उसको कन्वर्ट करना है इमेज के रूप में, और अगर वैलिडेशन सही नहीं होती तो एल्स में हम डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे लिखेंगे डिस्पैच क्यू, क्योंकि हमने जो स्टेटस लेबल है उसमें चेंजेस करनी है। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कंप्लीशन हैंडलर में काम कर रहे हो और आपको कोई यूआई एलिमेंट्स में चेंजेस करनी है तो आपको मेन थ्रेड में जाना पड़ेगा। तो मेन थ्रेड में जाने के लिए हमें डिस्पैच क्यू को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट इमेज
इज इक्वल टू UI इमेज, क्योंकि इमेज हमारी जो है वो रिसीव नहीं हुई है, इसलिए हमें डिफ़ॉल्ट इमेज जो कि एम्प्टी इमेज है वो यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी और स्टेटस में लिखना पड़ेगा यहाँ पे नो इमेज डाउनलोडेड। और अगर एल्स नहीं चलती, इसका मतलब हमारा डेटा जो है वो प्रॉपरली वैलिडेट जो है वो हो चुका है, तब हम करेंगे यहाँ पे एल्स में हमने रिटर्न भी करना है, तब हम यहाँ पे करेंगे फिर से मेन थ्रेड में जाएंगे और जो इमेज हमारी डाउनलोड हुई है उसको हम इमेज व्यू के अंदर जो है वो सेट करेंगे इस तरीके से सेल्फ डॉट इमेज इक्वल टू इमेज स्टेटस डॉट टेक्स्ट और यहाँ पे लिखेंगे इमेज डाउनलोडेड सक्सेसफुली। चलिए, और आगे हमने करना है सेल्फ डॉट कंटेंट मोड इज इक्वल टू स्केल टू फिल। चलिए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जो इमेज को डाउनलोड करने वाला जो कोड है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया और यहाँ पे देख लेते हैं। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे सबसे पहले पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने ऊपर जाना है और जो कोड लिखना है वो सबसे पहले ये जो डाउनलोड इमेज वाला बटन था, जो मैं आपको दिखा देता हूँ ओरिजिनल ऐप के अंदर जो ये वाला बटन था डाउनलोड इमेज वाला, इसकी कोडिंग जो है इस IB एक्शन में करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे URL इमेज इक्वल टू URL और यहाँ पे इसको पास करेंगे URL टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो डेटा हमने टाइप किया होगा उसको हम यहाँ पे फैच करेंगे और माई इमेज व्यू का जो डाउनलोड इमेज वाला जो हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन था उसको कॉल करेंगे। 2 पैरामीटर्स यहाँ पे उसको पास करेंगे इस तरीके से। तो पहला जो IB एक्शन है वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। दूसरा है स्टोर इमेज इन NS कैश। तो यहाँ पे अब हम कोड लिखेंगे सबसे पहले URL फैच करेंगे टेक्स्ट फील्ड से, अब हमने यहाँ पे लिखना है इमेज कैश डॉट सेट ऑब्जेक्ट करेंगे और इसको सबसे पहले पास करेंगे माई इमेज व्यू के अंदर जो इमेज थी उसको, और की फॉर्म के अंदर जो URL इमेज हमारा ऑब्जेक्ट था उसका जो एब्सोल्यूट स्ट्रिंग है वो हम इसको पास करेंगे एज एनी ऑब्जेक्ट। चलिए, इस तरीके से अब हम स्टेटस लेबल के अंदर जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वहाँ पे हम लिखेंगे इमेज हैज़ बीन स्टोर्ड इन NS कैश। चलिए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा जो सेकंड बटन था यहाँ पे स्टोर इमेज इन कैश ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने थर्ड जो बटन था क्लियर द डाउनलोडेड इमेज, इसको कोड करना है और इसमें हमने डायरेक्टली लिखना है माई इमेज व्यू डॉट इमेज इज इक्वल टू UI इमेज नेम्ड पैरामीटर और यहाँ पे हम एम्प्टी इमेज जो है वो सेट करेंगे और स्टेटस लेबल में यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हम लिखेंगे डाउनलोडेड इमेज हैज़ बीन क्लियर्ड सक्सेसफुली। तो ये भी जो कोड है कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बटन देखेंगे कौन सा है फैच इमेज फ्रॉम NS कैश। तो इसमें हम कोडिंग करेंगे ताकि डेटा जो है अब डाउनलोड ना हो, डायरेक्टली फैच हो हमारा NS कैश में से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट URL इमेज इक्वल टू URL string
और इसको पास करेंगे अपना URL टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो स्ट्रिंग था वो जो हमने टाइप किया होगा लिंक। अब हमने लिखना है इफ़ लेट इमेज फ्रॉम कैश, वैलिडेट करेंगे डेटा कहाँ से फैच करेंगे, इमेज कैश ऑब्जेक्ट में से। यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे की वैल्यू का देनी है URL इमेज, उसका एब्सोल्यूट स्ट्रिंग एज एनी ऑब्जेक्ट, और इसको हम टाइप कास्ट करेंगे UI इमेज की फॉर्म के अंदर। अब हमने अगर इफ़ स्टेटमेंट प्रॉपरली डेटा को वैलिडेट कर पाती है तो माई इमेज की इमेज को सेट करेंगे जो इमेज हमने कैश में से रिसीव की है उसके थ्रू, और स्टेटस जो लेबल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे इमेज फैच्ड फ्रॉम NS कैश सक्सेसफुली। चलिए, और यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न। और अगर डेटा नहीं रिसीव होता NS कैश से तो यहाँ पे हम स्टेटस लेबल के अंदर लिखेंगे नो इमेज अवेलेबल इन NS कैश। तो फ्रेंड्स ये भी कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मेरे पास जो बटन बचा है वो है क्लियर द NS कैश। तो इस कोड को करने के लिए अब हम नेक्स्ट IB एक्शन के अंदर चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कोड लिखेंगे इमेज कैश डॉट रिमूव ऑल ऑब्जेक्ट्स, और स्टेटस लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे NS कैश हैज़ बीन क्लियर्ड सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स ये भी कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप चाहें तो वीडियो को सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप यहाँ से यहाँ तक कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप यहाँ से यहाँ तक कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, और अब आप यहाँ से यहाँ तक जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा एग्जाम्पल का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो भी रेडी है, कोडिंग भी लगभग हमने कर दी है। अब मैं पुरानी ऐप को यहाँ पे बंद करता हूँ, इस नई ऐप को बिल्ड एंड रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आउटपुट जो है वो यहाँ पे इसकी निकल के आती है। तो ऐप मैंने यहाँ पे बिल्ड कर दी है और सक्सेसफुली बन चुकी है विदाउट एनी एरर। अब ये सिमुलेटर में इंस्टॉल भी हो चुकी है। इसकी आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो इमेज का URL है वो टाइप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ images.dog.ceo breeds hound अफगान तो फ्रेंड्स मैंने जो URL है वो यहाँ पे टाइप कर दिया है। इस वाले URL को मैंने यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। और जैसे मैं डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि इमेज जो है वो डाउनलोड होने के बाद सक्सेसफुली जो है वो प्लेस हो चुकी है इमेज व्यू के अंदर। अब मैं क्लिक करता हूँ स्टोर इमेज इन NS कैश बटन के ऊपर। नीचे स्टेटस भी चेंज हो चुका है कि इमेज जो है वो हमारी NS कैश के अंदर जो है वो स्टोर हो चुकी है। अब मैं क्लियर करता हूँ इस इमेज व्यू को सेकंड बटन के थ्रू। देखिए क्लियर हो चुकी है इमेज। अब मैं फैच करता हूँ इमेज को NS कैश में से, और इस टाइम पे मेरा जो URL है वो यही यूज़ होगा ताकि की पर्टिकुलर वैल्यू को जो है वो हम असेस कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ फैच इमेज फ्रॉम NS कैश, इस पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब मेरी जो इमेज है वो डाउनलोड नहीं हुई, वो जो हमारी टेम्परेरी स्टोर की थी हमने मेमोरी के अंदर, ऐप की मेमोरी के अंदर, वो NS कैश में से रिट्रीव हुई है। अब मैं क्लियर करता हूँ NS कैश का डेटा, और अब मैं इस इमेज व्यू को भी क्लियर करता हूँ। और क्योंकि मैंने NS कैश को बिल्कुल रिमूव कर दिया है सारा डेटा, अब मैं अगर फैच करने की कोशिश करूँगा NS कैश में से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा आ चुका है कि नो इमेज अवेलेबल इन NS कैश। तो चलिए फिर से डाउनलोड करते हैं इमेज, इसको स्टोर करते हैं, क्लियर करते हैं और अब फैच करते हैं NS कैश में से।
तो अब मैं जैसे ही फैच करूँगा NS कैश में से तो मेरी प्रॉपर इमेज जो है वो निकल के आएगी यहाँ पे इमेज व्यू के अंदर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने सीखा कि कैसे हमने NS कैश को यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर ताकि हम टेम्परेरी डेटा जो है वो उसके अंदर यूज़ कर पाएँ और अपनी जो ऐप की परफॉर्मेंस है उसको एनहांस कर पाएँ। अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे हमने इसे ईज़िली डेवलप करना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।